बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है एमएचएन यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने स्टार्ट किया था इफेक्टिव डिसऑर्डर जो कि यूनिट 7 है। यूनिट 7 में हमने दो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो क्लियर किए हैं, जो कि हमारे साथ एंजाइटी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर थी। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया डिप्रेशन में हमने पढ़ा कि डिप्रेशन क्या होती है, डिप्रेशन के टाइप कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू DSM 5th एडिशन, अकॉर्डिंग टू DSM 4th एडिशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, इसकी काजेज़ क्या हो सकती है और इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया के प्लेलिस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग 6 सेमेस्टर में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ जो डिप्रेशन होती है उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, यानी कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हम दे सकते हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन। सो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर हमारे साथ डिप्रेशन हुआ है तो ऑफकोर्स इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो होगी एंटी डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेसेंट के अगेंस्ट जो मेडिसिन होती है, ठीक है, या जो जितनी भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं। सो लिखा गया है कि एंटी डिप्रेसेंट्स वर्क टू नॉर्मलाइज नेचुरली अकरिंग ब्रेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जो एंटी डिप्रेसेंट है उसका काम क्या होता है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि डिप्रेशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, इसके साथ साथ जो एफिनेफ्रिन नॉन एफिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, ये जो है ना ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ डोपामिन भी डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर रखना है कि सेरोटोनिन जो है ना ये हमारे साथ क्या कर देती है, सेरोटोनिन में इनहिबिटर डोपामिन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। जब भी हमारे साथ सेरोटोनिन कम होती है तो इसके साथ साथ डोपामिन जो है ना वो ओवर प्रोडक्शन में आ जाती है, यानी वो ओवर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। वो ओवर प्रोडक्टिव यानी उसकी पैदावार जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो जब भी हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे तो इसके साथ साथ हम ऐसे मेडिसिन देंगे जो कि हमारे साथ डोपामिन को कम करे, ठीक है, और सेरोटोनिन को ज़्यादा करे। अच्छा, फिर लिखा गया है कि जब भी हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट का काम ये होता है कि हमारे ब्रेन में जितनी भी केमिकल्स हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन एंड डोपामिन हो गया, ठीक है, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट। नोटेबली सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिसमें जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स है तो वो कौन कौन से हैं, एक सेरोटोनिन है और एक नॉरएपिनेफ्रिन है। इसका फंक्शन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछली वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट लेक्चर बाय अनाया केएमयू में जो डिप्रेशन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का लेक्चर मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि क्या होता है कि अदर एंटी डिप्रेसेंट वर्क ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। जिस तरीके से हमारे साथ एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं जो कि सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन को ज़्यादा कर देती है, इसी तरीके का एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है जो कि डोपामिन को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट स्टडी डिप्रेशन हैव फाउंड दैट दूस पर्टिकुलर केमिकल आर इन्वॉल्व इन regulating mood but they are unsure to exact वे इन विच दे वर्क, ठीक है। साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया था, साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया था कि डिप्रेशन जो है ना ये हमारे साथ इन पार्टिकुलर केमिकल्स यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन है, इसी की डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ना मूड इरेगुलेट हो जाती है, ठीक है, और इसी की वजह से डिप्रेशन काज हो जाती है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि ये जितनी भी न्यूरोट्रांसमीटर है ये किस तरीके का काम करता है, किस तरीके से, किस वे से काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर उन लोगों ने फर्दर स्टडी किया और उन लोगों ने जो बेस्ट ट्रीटमेंट इसके लिए निकाला था वो था ट्राईसाइक्लिक, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग था, तो वो अभी भी यूज़ होता है। कभी कभार अगर हमारे साथ जो न्यूएस्ट पॉपुलर ड्रग्स है ना वो अगर पेशेंट पे काम नहीं कर रहा है तो तब हम क्या देते हैं, तब हम वही ओल्ड वाले ड्रग जो है ना वो पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि टाइल्स न्यूएस्ट द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन आर कॉल्ड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, कि हमारे साथ जो न्यू एंड जो मतलब कि अभी अभी आए हुए और जो मोस्ट पॉपुलर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है तो उसमें कौन से है, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का क्या मतलब है, यानी SSRIs, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, हमारे साथ क्या होते हैं, हमारे साथ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इस किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। उस न्यूरॉन्स में अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अंदर इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या होती है, जो कि एफिनेफ्रिन, नॉनेफिनेफ्रिन एंड डोपामिन, इसके साथ साथ सेरोटोनिन, ठीक है, ये न्यूरॉन्स हो गए। अब क्या होता है, अब देखो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इसकी एक्टिविटी ये होती है कि ये यहाँ से, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ आने की और यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितनी इसकी ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है उतनी ही आप एक्टिव होंगे, ठीक है। जितनी इसकी जो इधर उधर जाने की एक्टिविटी जो है ना, ये न्यूरॉन से ये जो बाहर जगह है इधर पे आने की जितनी भी एक्टिविटी इसकी इंक्रीज़ होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उतनी ही एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर सेरोटोनिन का ये जो क्या होता है, ये जो इनटेक होता है, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो उससे आप एक्टिव होंगे, और अगर ये डिक्रीज़ हो गया तो उससे आप जो है ना डिप्रेस्ड हो सकते हैं, यानी सेरोटोनिन का जो सिक्रेशन है वो नहीं होगा सही से, और इसी वजह से आप जो है ना आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमारे साथ दो ऐसे वजूहात है, दो ऐसे वजह है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कम हो जाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से वजह है, सो द फर्स्ट वन इज़, एक तो ये कि यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाते हैं, MAO एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। MAO एंजाइम्स आ जाते हैं। ये MAO एंजाइम्स जो है ना, ये आके क्या कर देता है, ये आके यहाँ पे जो ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट थे, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आ गए थे, ठीक है, तो वो इसी न्यूरोट्रांसमीटर को ये जो MAO एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्या कर देते हैं, ये खा लेते हैं, ठीक है। इसी एंजाइम्स को ये खा लेते हैं। जब इसी को खा लेते हैं तो अगर हमारे साथ सेरोटोनिन का लेवल ऑलरेडी बॉडी में थोड़ा कम हो गया है और इसी के खाने की वजह से और भी कम हो जाता है, ठीक है, तो पेशेंट जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गए हैं, MOA एंजाइम ने उसे खा लिया है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसी वजह से जो सेरोटोनिन है उसका लेवल फर्दर मोर कम हो जाता है और पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। एक वजह तो ये हो गया। दूसरी वजह ये है कि क्या हो जाता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है ना, ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आके ये ज़्यादातर वापस दोबारा इधर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आके दोबारा यहाँ चले जाते हैं। तो अगर इसकी जो रीअपटेक हो रही है, ठीक है, यानी दोबारा चले जाते हैं अंदर न्यूरॉन की तरफ, ठीक है, तो इसी वजह से भी क्या हो जाते हैं, जो सेरोटोनिन का लेवल है वो कम हो जाता है, रीअपटेक उसका हो जाता है, और जब रीअपटेक हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे साथ डिप्रेशन आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी का जो रीअपटेक है ये कम करेंगे, और अगर इसी वजह से नहीं है, ये दूसरी वजह से है, तो फिर हम क्या करेंगे, MAO एंजाइम का जो ईटिंग लेवल है उसको हम कम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी का जो सेरोटोनिन लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे साथ एक ड्रग होती है जिसको हम सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहते हैं। तो ये ड्रग हम देंगे ताकि जितनी भी क्या हो रहा है, रीअपटेक हो रहा है, उसको हम इनहिबिट करते हैं और इसको जो मतलब रीअपटेक्शन है उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर पर्दे लिखा गया है कि इस SRIs में अब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स मौजूद थे। तो उसके ड्रग्स जो है ना, एक है फ्लूऑक्सीटिन, ठीक है, जो कि मौजूद है फ्रोजेक के नाम से, साइटोलोप्राम जो कि सिलेक्सा के नाम से मौजूद है, सर्ट्रालाइन जो कि जोलेफ्ट के नाम से मौजूद है, ठीक है, ऐसे अदर टाइप के ब्रांड नेम्स हो सकते हैं जो कि मौजूद हो हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, इसके ड्रग्स, ठीक है। अब लिखा गया है कि क्या होता है कि सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। जिस तरह से कहानी मैंने आप लोगों को न्यूरॉन का बताया ना, तो उस न्यूरॉन में अब जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक होता है ना, तो उसमें सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन सब आते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो सेरोटोनिन और जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसका अपटेक कम करने की, यानी इसका अपटेक ना हो इन दोनों का, क्योंकि दोनों का फंक्शन होता है ना ब्रेन पे, ठीक है, दोनों का फंक्शन होता है डिप्रेशन में।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो अपटेक है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ऐसे ड्रग देंगे अगर किसी के न्यूरॉन जो है ना वो रीअपटेक कर रहे हैं दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के, यानी सेरोटोनिन के भी और नॉरएपिनेफ्रिन के भी। तो अब हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि दोनों की ट्रांसमिशन और रीअपटेक को क्या करे, कम करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल SNRIs आर सिमिलर, ये भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। SSRIs का इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए से दिखाया, तो उसी तरीके का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी होता है। लेकिन इसमें जो ड्रग्स मौजूद है वो है विनलेफ्लेक्सिन, जिसका यहाँ पे मौजूद ड्रग जो है ना वो एफेक्सर है, ठीक है। एंड डुलोक्सिटीन जिसका जो ब्रांड नेम है वो है सिम्बल्टा, ठीक है। अब जो SSRIs एंड SNRIs है, तो वो क्या है कि SSRIs एंड SNRIs आर मोर पॉपुलर देन द ओल्डर क्लासेस। ओल्डर क्लासेस के ड्रग्स के बारे में मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया कि हमारे साथ जो ड्रग मौजूद है उसमें वो क्या कौन से हैं, ट्राईसाइक्लिक नेम से याद किया जाता है, ठीक है। तो अब उसी ड्रग से जो है ना ये मोर पॉपुलर है, ठीक है। यानी ये जो SSRIs है और SNRIs है, तो ये मोर पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर ड्रग्स, ठीक है। सच इज उसमें कौन से ड्रग्स है, ट्राईसाइक्लिक नेम, ठीक है। हमारे साथ जो ट्राईसाइक्लिक के नाम से ड्रग्स है ना, तो वो क्या कर देता है, वो जो है ना वो हमारे साथ जो MAO एंजाइम्स होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये क्या कर देती है, ये हमारे साथ जो रीअपटेक कर देती है, ईटिंग कर देती है सेरोटोनिन की, ठीक है। तो इसी को अब इनहिबिट कर देती है ताकि ये जो है ना ये थोड़ा कम हो जाए और ये जो ईटिंग है इसको कम कर दे। तो ये कौन से ड्रग है जो MAO को इनहिबिट कर देती है, तो उसका नाम है ट्राईसाइक्लिक, ठीक है। बिकॉज दे डेंट हैव फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। और ये जो ट्राईसाइक्लिक ड्रग होते हैं ना इसके फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हाउ एवर मेडिकेशन अफेक्ट एवरीवन डिफरेंटली, हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो मेडिकेशन मतलब उस पर किस तरीके का इफ़ेक्ट करता है, उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा है या साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। हम हर एक इंसान के लिए एक मेडिसिन को फिट नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो ये जो न्यू ड्रग्स है जो कि SNRIs और जो SSRIs है, ठीक है, वो जो है ना वो इंसान पे काम नहीं करते। तो तब हम क्या उसके लिए बेस्ट चॉइस अब ड्रग जो है ना उसको सेलेक्ट कर देते जो ओल्डर ड्रग्स है, जो कि ट्राईसाइक्लिक RMAOs है, ठीक है। तो उसको MAOIs है, ठीक है, यानी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स, तो उसको हम एज अ चॉइस रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि समटाइम्स स्टिमुलेंट्स एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को एंजाइटी भी हो जाती है, ठीक है, और एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन भी होती है। तो तब हम सिर्फ और सिर्फ एंटी डिप्रेशन ड्रग अगर देंगे तो उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना वो एट अ टाइम ट्रिक नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या कर देते हैं, कंजंक्शन में ड्रग्स को देते हैं, मतलब एंटी एंजाइटी ड्रग भी देते हैं और जो डिप्रेशन वाले ड्रग्स है वो भी देते हैं, ठीक है। डिप्रेशन के लिए जो ड्रग्स है एंटी डिप्रेसेंट वो भी देते हैं, ठीक है। लेकिन रिमेंबर रखना है कि जब भी हम एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटिक ड्रग जो है ना वो एट अ टाइम दोनों दे देते हैं ना, तो उसको अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर देते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बंदा एडिक्टिव बन जाता है, ठीक है, और उसको फिर रिमूव करना, उससे ड्रग जो है ना उसको विड्रा करना बहुत मुश्किल बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आप लोग एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक कोई भी ड्रग ले रहे हो तो उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक से यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे साथ है नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है कि फॉर ऑल क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट मस्ट टेक रेगुलर डोजेस फॉर एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स, ठीक है। जब भी आप लोग जो है ना आप लोग पेशेंट को क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि जब भी आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहे होते हैं ना तो उसको तकरीबन रेगुलरली एटलीस्ट फॉर 3 to 4 वीक्स के लिए यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप 3 to 4 वीक के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और इसको कम टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो तब पेशेंट जो है ना उसका सही से इलाज नहीं हो सकता और इस पर जो रिलेप्स है यानी दोबारा से आना जो डिजीज़ है वो आ सकता है, ठीक है। सो फर्दर लिखा गया है कि दे शुड कंटिन्यू टेकिंग द मेडिकेशन फॉर द टाइम स्पेसिफिक बाय द डॉक्टर, जितना डॉक्टर ने टाइम बताया है तो उतने टाइम के लिए ही आपने मेडिकेशन को यूज़ करना है। अगर आप थोड़ी सी भी ठीक हो गए इसके दरमियान के टाइम में तो आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है, बल्कि उसी टाइम तक पूरा करना है। इवन इफ दे आर फीलिंग बेटर, अगर आप बेटर भी फील करें तब भी आपने क्या करना है, दोबारा छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये आपको रिलीफ से प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप जो है ना आप इसको
क्या करें आप जो है ना, आप इसको इतना यूज़ करें, यानी 3 to 4 वीक्स के लिए यूज़ करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका पूरा ट्रीटमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको छोड़ेंगे, 2 वीक्स के लिए यूज़ करेंगे और फिर छोड़ेंगे क्योंकि आपका तबीयत ठीक हो गया है, ठीक है, तो जब भी थोड़ा सा भी आप पे मसला आ जाता है तो तब आप दोबारा से डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है, आप पे रिलैप्स आ सकता है, दोबारा से आ सकता है। दोबारा बचाने के लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट जो है ना वो 3 to 4 वीक्स के लिए देते हैं। फर्दर लिखा गया है कि मेडिकेशन शुड बी स्टॉप्ड ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविजन। जब भी आप मेडिकेशन को स्टॉप करेंगे तो डॉक्टर की सुपरविजन के मुताबिक ही स्टॉप करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसे मेडिकेशन होते हैं, ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, जब उसको हम ग्रेजुअली स्टॉप कर देते हैं, अचानक स्टॉप कर देते हैं, तो क्या ग्रेजुअली नहीं, एब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो पेशेंट है उस पर रिलैप्स भी आ सकता है डिप्रेशन का, ठीक है, और ऐसे साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं जिससे पेशेंट जो है ना वो डर जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने जब भी मेडिकेशन को विड्रा करना है, जब भी मेडिकेशन को छोड़ना है, तो उसको क्या करना है, उसको एब्रप्टली नहीं छोड़ना है, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक छोड़ना है। डॉक्टर कभी कभार कहता है कि आपने अभी डोज को कम करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि सम इंडिविजुअल सच एज दूज विथ क्रॉनिक आर रिकरेंट डिप्रेशन। कभी कभार ऐसा होता है जिसको क्रॉनिक या रिकरेंट डिप्रेशन होता है, ठीक है, यानी क्रॉनिक डिप्रेशन यानी बहुत ज़्यादा अरसे से होता है, ठीक है, या ऐसा डिप्रेशन होता है जो कि रिकरेंट दोबारा से आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसे मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर ऐसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट टाइम के लिए होता है। मतलब आप जो है ना आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे, आज़ादाना तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन की तरफ कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस NRIs की, इस SRIs की, ठीक है। सो लिखा गया है कि द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड विद इस SRIs एंड इस NRIs और इस NRIs के जो मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स है, तो उसमें कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि हेडेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा हेडेक होता है कि टेम्परेरी टाइम को होता है और फिर जो है ना बहुत कम टाइम में दोबारा से ठीक हो जाता है। नाजिया टेम्परेरी एंड यूजुअली शॉर्ट लिव, ठीक है, नाजिया हो सकती है, वो भी जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए। जब आप मेडिकेशन को ले लेते हैं तो 5 मिनट के लिए आपको नाजिया फील होती है, फिर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इंसोम्निया यानी नींद ना आना, ये भी हो सकती है, ठीक है, एंड नर्वसनेस भी हो सकती है। ट्रबल फॉलिंग, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब भी स्लीप के लिए चले जाते हैं, ठीक है, जब आप सो जाते हैं तो नाइट मेयर्स आते हैं और उसकी वजह से आप जो है दोबारा से उठ जाते हैं। मैं अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक, और ये तब होती है जब आप मेडिकेशन को स्टार्ट करें, ठीक है, जो फर्स्ट फ्यू वीक होते हैं ना, यानी 2 वीक 3 वीक के लिए, फिर बाद में आपका ये जो लेवल होता है जो नाइट में दोबारा उठना, ठीक है, ये सब जो है ना ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एजुटेशन मतलब कि आपको जर की फीलिंग्स आते हैं, जर की सा फील हो जाता है, ठीक है, नर्वसनेस की वजह से। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, ये मेन और वुमेन दोनों में हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्स ड्राइव रिड्यूस होना, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, एजुकुलेशन जो है ना वो डिले होना, आर इनएबिलिटी टू हैव एन ऑर्गिज्म, या ऑर्गिज्म का इनएबिलिटी होना, ठीक है, यानी सेक्स ड्राइव कम होना। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कोई यूज़ करता है तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब भी कोई ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो ज़्यादातर ड्राई माउथ है, ठीक है, यानी माउथ जो है ना वो ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से गम्स ख़राब हो सकते हैं। गम्स ख़राब होने के साथ साथ टीथ पे भी असर पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लिखा गया है कि जब भी आपको ड्राई माउथ फील हो जाए ना तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। जब भी आप ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीने के साथ साथ आपने च्युइंगम का यूज़ करना है। च्युइंगम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो गम्स है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। एंड डेली अपने टीथ को भी क्लीन करना है, क्योंकि ये हमारे साथ टीथ पे भी इन्फेक्शन ला सकते हैं, उसको भी ख़राब कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इस वजह से होती है क्योंकि ये जो है ना ये ड्रग ज़्यादातर जो मोटिलिटी है उसको कम कर देती है, ठीक है। सो जब भी आप क्या करते हैं, ट्राईसाइक्लिक ड्रग को ले रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लोगों ने ऐसा फूड करना है जो कि क्या हो, जो कि हमारे साथ जो फाइबर रिच फूड हो, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर जो कॉन्स्टिपेशन है वो ट्रीट हो सकता है, वो थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सो इट इज़ हेल्पफुल टू ड्रिंक प्लेंटी वाटर, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मोर बैन सीरियल्स,
जो ब्रांड या ये असल में ब्रांड सीरियल्स है, ठीक है। जो ब्रांड सीरियल्स होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्या कहते हैं, जो ऐसा फूड जिस पे क्या हो, जिस पे वो जो फॉर एग्जांपल चावल हो गए, ठीक है, चावल पे कवर होता है। इसके साथ साथ अदर ऐसे फूड्स जो कि क्या होते हैं, जो कि रिच फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको आपने इंटेक करना है। प्रॉन्स मतलब कि आलू बुखारा हो गया। फ्रूट्स जो है ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, क्योंकि मीट वगैरह जो है ना ये इसमें ज़्यादा फाइबर्स नहीं होते, डिकॉन्स्टिपेशन को काज कर देता है, ठीक है। ब्लैडर प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लैडर प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मतलब ज़्यादातर एम्प्टी जो है ना ब्लैडर नहीं होता है, यानी यूरिन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होती है, उसका जो प्रोस्टेट होता है वो भी इनलार्ज हो गया होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो जब भी आपको पेनफुल यूरिनेट महसूस हो जाए, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी अपने आप को पहुँचाना है। अच्छा स्ट्रेस फिर लिखा गया है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि क्या हो सकते हैं, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गए, इसके साथ साथ सेक्स ड्राइव जो है ना वो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मे चेंज एंड साइड इफेक्ट आर सिमिलर टू दूज SSRIs, ठीक है। जो SSRIs के साथ प्रॉब्लम होता है तो वो इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है, यानी ट्राईसाइकिल के साथ भी हो सकता है। ब्लड विजन हो सकती है, ठीक है। ओपन पॉसेस सून एज यूजुअली विल नॉट रिक्वायर्ड अ न्यू करेक्टिव लेंसेज परस्पेक्शन। अगर आपको क्या हो जाए, प्रेस्क्रिप्शन, अगर आपको क्या हो जाए, अगर आपको ब्लड विजन फील हो जाए, ठीक है, इसके साथ साथ यानी ये मेडिसिन के एंटीक की वजह से, तो तब आपने जो है ना न्यू लेंस को नहीं यूज़ करना है, लेकिन क्या कुछ अरसे के लिए इसको बर्दाश्त करना है। जब आपका ये मेडिसिन विड्रावल हो जाए, ठीक है, और आप ठीक हो जाएंगे, तो ये नज़र भी बहुत ठीक हो जाएगा। ड्राउजीनेस फील हो सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम। यूजुअली जो है ना डे टाइम पे जब आप मेडिकेशन को इंटेक करें तो तब जो है ना आपको ड्राउजीनेस फील हो सकती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, ड्राइविंग वगैरह से दूर रहना है, ठीक है। ऐसी हेवी मशीनरी से जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, तो उससे दूर रहना है, क्योंकि आपको ड्राउजीनेस कभी किसी भी टाइम फील हो सकती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखा गया है कि दे आर मोर सेडेटिव। ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा सेडेटिव है, यानी लोग जो है ना इससे क्या हो सकते हैं, सेडेशन इसमें आ सकती है, यानी लोगों में आदत आ सकती है एंटी डिप्रेसेंट लेने की, ठीक है। तो क्या अच्छा दे द मोर सेडेटिंग एंटी डिप्रेसेंट आर जनरली टेकन एट बेड टाइम, ठीक है। और जितनी भी मोर सेडेटिंग एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ना, तो उसको कब लेना है, उसको ज़्यादातर बेड टाइम पे लेना है, ताकि आप जो है ना आप स्लीप को अपने टाइम पे कर सके, ठीक है। और जो डे टाइम है उस पर आपको जो ड्राउजीनेस वगैरह है वो फील ना हो पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखा गया है कि डाइट को कौन से डाइट लेने हैं जब भी आप SSRIs या MAO इनहिबिटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो तब आपने कौन कौन से ऐसे क्या लेने हैं, ऐसे फूड लेने हैं जिसकी वजह से आपका जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। सो डाइट में लिखा गया है कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शन आर नेसेसरी ओनली व्हेन प्रिस्क्राइबिंग MAO इनहिबिटर्स, ठीक है। जब किसी पेशेंट को MAO इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके साथ सिर्फ डाइट रिस्ट्रिक्शन है, बाकी जो मेडिसिन है उसके साथ इतने खास डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो इस वजह से है क्योंकि जो थायरामीन है तो ये हमारे साथ MAO प्रिकर्सर है, ठीक है। यानी थायरामीन जो है ना वो MAOs को क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में जो MAO इनहिबिटर है वो फर्दर जो MAO है वो फर्दर ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि हम थायरामीन ले रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ना सेरोटोनिन फर्दर मोर कम हो सकते हैं और हमारी बॉडी पे जो साइड इफ़ेक्ट है वो बढ़ सकता है। तो इस वजह से जब भी आप MAO इनहिबिटर ले रहे हैं तो फूड जो है ना वो थायरामीन रिच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो कि थायरामीन रिच होते हैं, उससे आपने अवॉइड होना है। इसमें मौजूद है सोया सॉस हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ सासर क्राउट जो है ना ये ज़्यादातर जो कैबेज होते हैं उसको काटते हैं, ठीक है, और उसमें सॉस वगैरह डालते हैं और वो जो है ना वो थोड़ा टेस्टी बन जाता है, तो ये हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो चिकन होते हैं, जो एजड चिकन होते हैं, ठीक है, मतलब कि हम क्या कहते हैं कि ये हमारे साथ जो घरेलू चिकन है, ठीक है, ज़्यादातर वो। इसके साथ साथ
साथ बीफ लीवर हो गया, ठीक है, बीफ का लीवर का ना, तो ये इसमें भी थायरामीन बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड एज्ड चीज़ जो ज़्यादा अरसे का चीज़ होता है, पाया बीन्स हो गए, लोबिया वगैरह हो गए, ठीक है, एयर ड्राइड फूड हो गए, इसके साथ साथ सिमिलर मीट्स हो गए, ठीक है, यानी ऐसे मीट्स जो कि क्या होते हैं जिसमें थायरामीन होते हैं, ठीक है, फिकल्स हो गए, अचार वगैरह हो गए, कर्ड मीट हो गया, फिश का मीट हो गया, ओवर राइप फ्रूट्स हो गए। ओवर राइप फ्रूट जो है ना, जो ज़्यादा पका हुआ फ्रूट होता है उसको हम ओवर राइप फ्रूट कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पिग्स हो गए। पिग्स जो है ना, ये हमारे साथ इंजीर को कहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी थायरामीन होते हैं, ठीक है। एंड फिर लिखा गया है कि रेजेंस हो गए। रेजेंस जो है ना, ये हमारे साथ किशमिश को कहते हैं, पुश्तो में इसको वस्की कहते हैं, ठीक है। एंड एवोकेडोस हो गए, जो कि क्या होते हैं, जिसको हम महान फल कहते हैं, ठीक है। महान फल इसको उर्दू में और पाकिस्तान में इसके नाम से याद किया जाता है। आप लोग सर्च कर सकते हैं, फिर आप लोगों को पिक्चर के ज़रिए से पता चलेगा। यगर्ट्स हो गए, इसके साथ साथ सॉर क्रीम्स हो गए, मीट हो गया, मीट टेंडराइज़र हो गया। मीट टेंडराइज़र जो कि केमा इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी मीट को जब क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा काटता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जो है ना, हैंड के ज़रिए से ज़्यादातर, या टेंडराइज़र के ज़रिए से उसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, ठीक है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, वो फूड जिसमें खमीर हो, ठीक है। एंड केवियर हो गया, इसके साथ साथ श्रिम्प्स हो गई। केवियर और श्रिम्प्स ये तो मैं नहीं जानती, आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये कुछ किस्म के पेस्ट थे जो कि छोटे छोटे दाने, ठीक है। बियर्स हो गए, एंड विंस शराब वगैरह हो गए, इससे भी आप लोगों ने अवॉइड रहना है। अच्छा, अब फर्दर एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं, यानी हम कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसकी वजह से जो मेजर डिप्रेशन है उससे रिकवरी जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। सो लिखा गया है कि क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट्स टू रिकवरी फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये MOD नहीं है, MDD है, ठीक है। सो लिखा गया है कि हम ऐसे एक्टिविटीज़ और ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से जो मेजर डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। पेशेंट शुड बी काउंसल्ड रिगार्डिंग स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है। और पेशेंट को हम क्या करेंगे, उसको काउंसल्ट करेंगे कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ करे, साइकिल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसके साथ साथ दौड़ना भागना वगैरह है, लोगों के साथ जो है ना मिलजुल के रहना है, ऐसी एक्टिविटीज़ करने हैं जिसकी वजह से आपकी जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर लिखा गया है कि क्या होता है कि साइकोथेरापी हम देते हैं। साइकोथेरापी में ज़्यादातर जो टाक थेरापी होती है, टाक थेरापी यानी उससे हम बातें करते हैं, काउंसल करते हैं उसको, ठीक है, ताकि उसका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ इंटरपर्सनल थेरापी हो सकती है, कॉग्निटिव थेरापी, बिहेवियर थेरापी, जो कि ऑलरेडी हमने बिहेवियर साइकोलॉजी में पढ़ा भी है, ठीक है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर माइल्ड स्टेज हो, ठीक है, माइल्ड स्टेज हो डिप्रेशन का, तो तब हम ये थेरापी कर सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर स्टेज हो तो तब हम क्या देते हैं, करंट देते हैं, ठीक है। शॉर्ट थेरापी कर सकते हैं, शॉक थेरापी कर सकते हैं, और ये शॉक थेरापी हम 3 सेकंड के लिए करेंगे, ये रिमेंबर रखना है। 30 सेकंड के लिए करेंगे, ये रिमेंबर रखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सो ये जो शॉक थेरापी होती है या जो करंट थेरापी होती है, ये किस तरीके की होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी भी कहते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि पेशेंट के फोरहेड पे 2 इलेक्ट्रोट्रोड्स जो है ना उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और पेशेंट को शॉर्ट टाइम के लिए एनेस्थीसिया देते हैं और उस पे करंट को अप्लाई कर देते हैं। जब हम उस पेशेंट को करंट देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो डिप्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम पेशेंट को करंट देते हैं तो उसके बाद पेशेंट जो है ना वो टोनिक कंडीशन में चला जाता है, यानी वो स्टेप्ड, उसके मसल जो है ना वो स्टेप्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोनिक कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जर्की मोमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब जर्की मोमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है ना हम क्या कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, यानी इससे करंट को हटा देते हैं, और ये सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी देते हैं, ठीक है, तो इसमें पेशेंट जो है ना आफ्टर दिस ट्रीटमेंट पेशेंट जो है ना वो थोड़ा ड्राउजी फील करेगा कुछ टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए जो है ना ड्राउजीनेस को फील करता है, ठीक है। लेकिन कुछ और यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि यहाँ पे नहीं दिए हैं, लेकिन हो सकते हैं जो कि पेपर के हवाले से आ जाए, ठीक है। तो फिर आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक होती है VNS यानी वेगस नर्व स्टिमुलेंट। वेगस नर्व स्टिमुलेंट जो है ना ये हमारे साथ 2005 में आया है, ठीक है। और ये जो है ना ये वेगस नर्व जो नेक पे मौजूद होता है, ठीक है, उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए से जो है ना पेशेंट का जो डिप्रेशन है उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। दूसरा है TNS। TNS जो है ना ये ट्रांजिशनल मैग्नेटिक स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है।
है। ये जो है ना ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म फिनोमेना होती है। ये जो है ना तकरीबन 20 to 30 मिनट्स के लिए पेशेंट के लिए करवा देते हैं। और पेशेंट का जब टीएनएस हो जाता है तो तब पेशेंट जो है ना उसको ड्राउजीनेस फील नहीं होता, बल्कि वो अलर्ट होता है। ठीक है, इस थेरापी के बाद जो है ना पेशेंट बिल्कुल अलर्ट होता है। सो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी एंड टीएनएस जो है ना ये सिर्फ इतना है कि टीएनएस के बाद पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल अलर्ट होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी है, ईसीटी है, तो उसके बाद पेशेंट ड्राउजीनेस को फील करता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्दर लिखा है गया है कि नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है? अब नर्स किस तरीके से डायग्नोस करेगी कि पेशेंट को डिप्रेशन है। ठीक है, और अगर डिप्रेशन है तो उसकी ये साइन एंड सिम्टम किस वजह से है? सो होपलेसनेस होगी पेशेंट को। होपलेसनेस क्यों होती है? रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। पेशेंट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, इस वजह से होपलेसनेस है। ठीक है, यानी उसको नाउमीदी है। पावरलेसनेस यानी वो किसी काम का काबिल नहीं रहता। ठीक है, उसके दिल का जो जोर होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो पेशेंट का पावरलेसनेस इस वजह से है क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उस काम को परफॉर्म करे। ठीक है, सेल्फ केयर डिफिसिट होती है, और सेल्फ केयर डिफिसिट इस वजह से होती है क्योंकि उसमें लैक ऑफ कंसर्न यानी तशवीश का लैकअप हो जाती है। ठीक है, स्लीप पैटर्न उसका डिस्टर्ब होता है, और वो इस वजह से डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसके इंटरनल स्ट्रेस होती है। ठीक है, उसके बॉडी पे स्ट्रेस, वो कहता है कि मुझ पे बोझ है। ठीक है, मेरे दिल पे बोझ है, तो इस वजह से उसका जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नींद करेगा और या तो वो बिल्कुल नींद उसको नहीं आएगा। ठीक है, सो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।